हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबो सर पर। तो आज का पेपर मेरे हाथ में आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स। और कमेंट बॉक्स में लगातार बच्चों के सेम ही कमेंट आ रहे हैं कि सर आज का पेपर क्या बोले उसको लेकर के। ठीक है, बहुत ही टफ रहा है आज का पेपर। फिजिक्स, अगर मैथ और फिजिक्स को कंपेयर करें तो मैथ तो था ही था, बट फिजिक्स ने तो उन बच्चों के बहुत ज्यादा होश उड़ा दिए जो सिर्फ लास्ट के एक महीने की तैयारी के साथ एग्जाम देने पहुंचे थे। खाली एक महीने की तैयारी के साथ नहीं, जो बच्चे जिन्होंने पूरे साल तैयारी की है, बहुत अच्छे से तैयारी की है, उन लोगों के भी आज होश उड़ गए थे, दिमाग घूम गया था क्वेश्चन पेपर देख करके। ठीक है, और जब इसका सॉल्यूशन ढूंढने बैठा, ये मान के चलिए कि कुछ क्वेश्चंस तो जो हमने पीडीएफ प्रोवाइड करा रखी है, ठीक है, मैं यहाँ पर क्लियर बोल देता हूँ कि आज जो पीडीएफ मैंने आप लोग को बाकी सारे सब्जेक्ट के लगभग पीडीएफ में से आपका 70 मार्क्स का अगर क्वेश्चन पेपर है तो उसमें से लगभग आपके 50+ मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बट आज एक ये फिजिक्स का ऐसा क्वेश्चन पेपर है कि जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए थे पीडीएफ के फॉर्म में या फिर यूट्यूब पर जो हमने क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया, उसमें से भी लगभग मान के चलिए 30 और 40 के बीच मार्क्स का ही सिर्फ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। चाहे आप मेरी ही पीडीएफ उठा ले या फिर किसी भी चैनल से अगर आप वीडियो देखेंगे या फिर प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाएंगे और मैच करेंगे क्वेश्चंस को, तो आपको मुश्किल से 30 से 40% क्वेश्चन ही जो मतलब रिपीटेड क्वेश्चन दिखेंगे। अभी तक क्या होता रहा था कि फिजिक्स के पेपर में पिछले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चुके हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर साल रिपीट होते आ रहे हैं, वही लगभग क्वेश्चंस देखने को मिलते थे अब तक के एग्जाम में। बट इस बार अगर हम बात करें फिजिक्स के पेपर की क्लास 12th के, तो ये मान चलिए कि अब तक के सारे पेपर को एक साइड रख दो और इस पेपर को एक साइड रख दो, और इसके पूरे सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए आपको पूरी एनसीईआरटी बुक चाटनी पड़ेगी। यानी अगर आप पूरी एनसीईआरटी बुक को भी छानबीन कर लोगे तब भी आपको इसमें से कई ऐसे क्वेश्चन है जो मतलब मिलेंगे ही नहीं, जो आपको सीधे सीधे जिस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा ही नहीं। यानी हर एक क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब पूरा मतलब जितनी कोशिश मैं कर सकता था, इनके जितने सॉल्यूशन मैं आप लोग के लिए ला सकता था कोशिश की है। मैं लगभग आपको यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन अभी भी ऐसे हैं जिनके आंसर नहीं मिले हैं। ठीक है, मतलब एक्यूरेट आंसर नहीं मिले हैं, घुमा फिरा करके क्वेश्चन रिलेटेड मिल जाएंगे बट एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेंगे। बट आज मैं थोड़ा सा टाइम भी लेना चाहूंगा क्योंकि इस पेपर को देख करके बच्चे बहुत ज्यादा सैड है, या फिर अगले पेपर की तैयारी के लिए बिल्कुल भी उनका माइंड नहीं है कि वो अगले पेपर की तैयारी करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो अगला पेपर है वो है केमिस्ट्री। अगर हम फिजिक्स और मैथ को छोड़ दें तो ये तो थे ही थे, अगला जो है वो है केमिस्ट्री है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी को छोड़ देते हैं साइड में, क्योंकि हिंदी इंग्लिश का रिवाज है, वही क्वेश्चन आने हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछेंगे। बट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अभी हमने मैथ और फिजिक्स का दे दिया है एग्जाम, तो इन दोनों पेपर को देख करके लग रहा है या तो केमिस्ट्री बहुत ज्यादा टफ रहने वाला है या फिर इन दोनों से बहुत ज्यादा इजी रहने वाला। अब यही है कि अब ये नहीं रहेगा कि केमिस्ट्री मतलब मीडियम आएगा, बट टफ या तो बहुत टफ होगा या तो बिल्कुल इजी रहने वाला है। तो सॉल्यूशन तो देखेंगे ही देखेंगे, बट इससे पहले आप लोगों के साथ थोड़ी सी कन्वर्सेशन कर लेते हैं कि पीडीएफ तो देखो केमिस्ट्री की भी अवेलेबल है, बट अगर देखो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मैंने जो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराया वो भी सारे आपके ऐसे क्वेश्चन थे जो प्रीवियस एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड रह चुके हैं। ठीक है, जो हर साल लगभग आते ही थे क्वेश्चन, बट इस बार वो क्वेश्चन उन सारे क्वेश्चन को एक साइड रख दिया है। मतलब गिने चुने क्वेश्चन, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, 70 में से 30 से 40 नंबर के ही क्वेश्चन आपको पीडीएफ में देखने को मिलेंगे, वो भी जिन बच्चों ने पीडीएफ को पूरा अच्छे से तैयार किया होगा उनके लिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा ऐसे थे जो घुमा फिरा करके आ रखे थे। क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा भी, मैं जैसे इधर सॉल्यूशन पर लेके चलूँ, मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी रखा हुआ है, तो जो ये आपके वाइट वाले पेज है, ये सारे क्वेश्चंस पीडीएफ से आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसा भी ये कुछ जैसे मेरे को नहीं मिले ना, आपकी जो उत्तराखंड बोर्ड की जो एक मास्टरमाइंड आती है उसमें ना मिले। ठीक है, और जो आपकी एनसीईआरटी बुक है, कुछ क्वेश्चंस मैंने उसमें भी ढूंढे, उसमें भी नहीं मिले। बट उसके बाद जब नहीं मिले तो फिर मेरे को ये अदर सर्च करने पड़े। ठीक है, क्योंकि इसका एक्यूरेट आंसर तो सॉल्यूशन करने बैठता बहुत टाइम जाता है, इसलिए मैंने इनके आंसर्स काफी ढूंढने की कोशिश की। तो जो ये व्हाइट वाले पेज देख रहे हैं ये आपको पीडीएफ से मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन हो गए, फिर उसके बाद आपके ये क्वेश्चन हो गए, ये आपको जैसे ये लिखे हुए हैं, ये भी जो हमने नोट्स बनवा रखे हैं बच्चों को, वहां से हमने कुछ ढूंढे, मतलब जहां से हम ढूंढ सकते हैं आप लोगों के लिए ढूंढ करके लाए हैं। तो ये जो आप पेज व्हाइट वाले देख रहे हैं ये हमारे पीडीएफ से क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम पूरा देखेंगे। तो पहले थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि जिन बच्चों का पेपर खराब गया है या जिनको लग रहा है हम पास नहीं होंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा बेसिक जो चीजें हैं वो मैं क्लियर कर देता हूँ, ताकि नेक्स्ट पेपर के लिए आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए। ठीक है, क्योंकि अभी फिजिक्स का पेपर देकर के आप लोग काफी डीमोटिवेट हो चुके हैं। मतलब कई बच्चे ऐसे होंगे कि जो प्रीवियस 10 ईयर भी अच्छे से तैयार करके गए हैं, उसके बावजूद उनकी जो कंडीशन है बहुत ज्यादा बुरी है। ठीक है, तो देखो अब बात करें फिजिक्स में 70 नंबर का पेपर है, क्लास 12th की बात करें, प्रैक्टिकल में अलग पास होना होता है, थ्योरी में अलग पास होना होता है। काफी बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर क्या करें अब आगे के लिए, कैसे क्या प्रिपरेशन का क्या रहेगा।
अभी बहुत चांस है आपके पास, बहुत अभी उम्मीदें हैं, तो अभी उम्मीद नहीं छोड़नी जिनका पेपर खराब गया। ठीक है, तो देखो पासिंग मार्क्स की बात करें तो 70 मार्क्स का आपका पेपर आता है। 70 में से आपको पासिंग मार्क्स जो आपके हैं मतलब 33% होनी चाहिए। तो 70 का अगर हम 33% निकालेंगे तो निकल करके आता है लगभग 23.1। तो आप ये मान के चलिए अगर आपके 23.5 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, काट पीट करके अगर आपके 23.5 नंबर आ रहे हैं तो आप पास हो जाएंगे, उसकी टेंशन आपने नहीं लेनी है। ठीक है, अभी और भी मैं बताऊंगा, अगर किसी के उससे भी कम आ रहे हैं तो वो बच्चा भी पास हो जाएगा, कैसे पास होगा वो भी मैं बताता हूँ। बट एक चीज और आप यहाँ पे अपने माइंड में लेकर के चलिए कि जितना ज्यादा टफ पेपर उसकी मार्किंग उतनी ज्यादा इजी रहने वाली है। तो अगर ये मान के चलिए अगर आपने रिलेटेड कुछ भी लिखा है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो जब मैंने क्लास 12 फिजिक्स का पेपर दिया था तो ये मान के चलिए 70 में से 60 नंबर का पेपर में अटेम्प्ट करके आया, मतलब 70 में से 60 नंबर का पेपर था जो एक्यूरेट करके आया था मैं। उसके बाद 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन ऐसे मैंने अटेम्प्ट, मतलब एक या दो क्वेश्चन ऐसे थे जो टाइम की वजह से नहीं कर पाया। बट लास्ट के जो 2-3 क्वेश्चन जो मैंने किए जल्दबाजी में, ठीक है, एक लाइन, दो लाइनें, तीन लाइनें लिखी मैंने, ठीक है। और लास्ट जब रिजल्ट आया तो जो ये आपका थ्योरी का पेपर था, ठीक है, 60 तो वो रह रहे, प्लस उसके अलावा मेरे को टोटल साढ़े तीन नंबर मेरे को मिले थे। मतलब 5 नंबर का मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, 3.5 नंबर मेरे को अलग मिले थे। लगभग मान के चले 64 मार्क्स मेरे फिजिक्स में आए थे थ्योरी रिटर्न एग्जाम में। तो देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है, कई बच्चे रहते हैं कि नहीं आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है तो मैं उसको खाली छोड़ कर, खाली नहीं छोड़ना, मैं आपको लगातार बताता हूँ। अगर आप रिलेटेड लिख करके आते हैं मार्क्स मिलते हैं। और इस कंडीशन में तो और ज्यादा मार्क्स मिलते हैं जब आपका पेपर काफी टफ आया हो, क्वेश्चन कई घुमा फिरा करके दिए गए हो। मैथ्स की भी बात बता दूं, मैथ्स में 7 नंबर का आपका आउट ऑफ सिलेबस आया था। एक जो उत्तराखंड शिक्षा एक आपका ग्रुप है, ठीक है, संगठन है, उन्होंने लेटर दे दिया है उत्तराखंड बोर्ड को कि 7 नंबर हर एक बच्चे को मिलने चाहिए। तो उसके लिए भी थोड़ा सा आप लोग टेंशन फ्री रहो। तो बात करें को 70 में से आपको पास होने के लिए लगभग 23.5 नंबर चाहिए अगर आपको क्लियर पास होना है। अब कुछ बच्चों के क्या नंबर, अगर मान लो अगर आपके थ्योरी में अगर आपके 18 नंबर भी आ रहे हैं तब भी आप पास हो जाओगे फिजिक्स के पेपर में। 18 नंबर में कैसे पास होंगे? देखो उत्तराखंड बोर्ड में क्या होता है, 8 नंबर की ग्रेस मिलती है। 8 नंबर की ग्रेस मिलने का मतलब है कि अगर, और ग्रेस तब मिलेगी जब आपके 70 में से मिनिमम आपके 18 नंबर हो। अगर आपके 17 नंबर 16 नंबर है तब आपको ग्रेस नहीं मिलेगी, तब आप क्लियर फेल है। और जो बच्चा क्लियर फेल है उनके पास भी मौका है, 1 महीने के अंदर एग्जाम होगा, रिजल्ट आ जाएगा उसका जल्दी। ठीक है, तो वो भी अभी मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर अगर जिन बच्चों को जल्दी है सॉल्यूशन देखने का, आप लोग वीडियो स्किप करें आगे चले जाए। तो देखो जिसके 23.5 नंबर है क्लियर पास हो गया 17 में से। फिर उसके बाद 70 में से जिसके 18 नंबर भी आ रहे हैं तो उसको ग्रेस मिल जाती है। मिनिमम 8 नंबर की ग्रेस होती है, मिनिमम और मैक्सिमम, मतलब 8 नंबर की ही ग्रेस होती है। 8 नंबर की ग्रेस आप 2 सब्जेक्ट में ले सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि किसी सब्जेक्ट में आपके आ गए, मान लो पासिंग मार्क्स आपके 23 नंबर है, तो एक सब्जेक्ट में आ रहे हैं आपके 22 नंबर, तो यहाँ पे आप क्लियर पास नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, आपको 1 नंबर की ग्रेस मिल जाएगी। तो 1 नंबर की ग्रेस देकर के आपको पास कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे पास हो जाते हैं। एक नंबर चाहिए एक सब्जेक्ट में, और एक सब्जेक्ट में आपको चाहिए 4 नंबर। तो एक सब्जेक्ट में आ रखे हैं मान लो आपके 19 नंबर आ रखे हैं, ठीक है, तो जिसमें 19 आ रखे हैं उसमें आपको 4 नंबर की ग्रेस मिल जाएगी, पास हो जाएंगे। और एक सब्जेक्ट जिसमें आपके 22 नंबर आ रखे हैं उसमें आपको 1 नंबर, यानी 8 नंबर की आपको ग्रेस मिल जाती है। तो जिस बच्चे के 18 नंबर है मिनिमम, तो उसको भी ग्रेस दे करके पास कर दिया जाएगा, तो उसकी आप एक चिंता छोड़ दीजिए। अब बात करें कि अब जो बच्चा, जिस बच्चे के नंबर आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, 16 आ रहे हैं, 13 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, वो बच्चा क्या करेगा? तो उनके लिए अभी मौका है। देखो जैसे ही आपके मेन एग्जाम खत्म होते हैं 15-16 को, उसके मिनिमम 5 से 10 दिन के अंदर अंदर आप लोगों के बैक पेपर, ठीक है, जिन बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं, जो ऐसे ही गिर पढ़ के पास हो रहे हैं, उनको भी मौका मिलेगा। उनको मौका मिलता है इम्प्रूवमेंट एग्जाम, यानी इम्प्रूवमेंट यानी जो उनके मार्क्स आ रखे हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए मौका मिल रहा है। ये आपका सेकेंड ईयर है, इससे पहले आपका लास्ट ईयर वो एग्जाम हो चुके हैं। पिछले साल वो आपकी बोल सकते हैं कि वो नियम लागू हुआ है। ये आपका दूसरा साल है। ठीक है, तो अब से मतलब कंटिन्यू वो प्रोसेस चलते रहेगी बैक पेपर इम्प्रूवमेंट एग्जाम की। तो जो बच्चे बिल्कुल जिनके नंबर कम आ रखे हैं वो इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरेंगे, या जो बच्चे फेल हैं जिनके मतलब 18 नंबर भी नहीं आ रहे हैं, तो वो बच्चा मान लो क्लियर पास है तो उसको भी दोबारा मौका मिलेगा। तो वो एग्जाम आप लोग के 5 से 10 दिन के अंदर उसके एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे, और 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आप लोग का दोबारा एग्जाम हो जाएगा, और ये 1-1.5 महीने के अंदर अंदर आप लोगों का ये मान के चलिए रिजल्ट आ जाएगा। अब जैसे अभी एग्जाम आपका चल रहा है, ठीक है, ये मार्च आपका 15 तक एग्जाम खत्म हो रहे हैं, मार्च, उसके बाद अप्रैल 31 तक आप लोग का रिजल्ट आएगा। और 31 जैसे ही आप लोग का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के 5 से 10 दिन के अंदर अंदर बैक पेपर के फॉर्म भरे जाएंगे, 15 से 20 दिन के अंदर एग्जाम हो जाएंगे।
ठीक है, और मिनिमम 2 सब्जेक्ट के आप इंप्रूवमेंट या फिर बैक पेपर दे सकते हैं, इस चीज का भी ध्यान रखना है। जो बच्चा 3 सब्जेक्ट में फेल है वो पूरा फेल होगा, वो फिर नेक्स्ट ईयर दोबारा करेगा, तो उसकी पूरी प्रोसेस हम बाद में समझेंगे। फिलहाल अभी हम ये समझ लेते हैं कि जो बच्चा इधर फिजिक्स में फेल है, कम नंबर आ रहे हैं, तो इंप्रूवमेंट का मौका मिलेगा, बैक पेपर का मौका मिलेगा, 200 से 300 रुपए फीस रहेगी, फीस भी ज्यादा नहीं रहेगी, और एग्जाम भी आपका जो लोकल सेंटर रहेगा वहां पर आप लोग का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो एक माइंड में से वो प्रेशर निकाल दो कि मतलब इसमें तो फेल हो ही रहे हैं, तो बाकी सब्जेक्ट की तैयारी क्या करनी है। तो तैयारी बाकी दूसरे सब्जेक्ट की काफी अच्छे से करो, उसमें बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आओ। एक सब्जेक्ट डाउन गया कोई दिक्कत नहीं है, अगला हम बैक पेपर या फिर इंप्रूवमेंट देकर के उसमें अपना बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, और वहां पे आपको पूरा 1 से 2 महीने मिलेंगे। क्योंकि अभी देखो, जैसे मान लो आपको पता है कि मेरा फिजिक्स का खराब गया, फिजिक्स की तैयारी अभी से कर दो कि 1 महीना है, अभी जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद एग्जाम होगा, तब तक 1 से 1.5 महीने में आप बहुत अच्छी तैयारी कर लोगे, अगर आपको परसेंटेज बनानी है। आई होप बच्चों की जो बच्चे डिमोटिव थे थोड़ा सा उनको मोटिवेशन मिल गया है कि हाँ अब मुझे तैयारी करनी है, अगर मेरे कम नंबर आ रखे तो मैं कैसे क्लियर कर सकता हूँ। तो और थोड़ा सा आप लोगों का टाइम वेस्ट भी हो उस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा माफी चाहूंगा, बट ये चीज़ आप लोगों के लिए थोड़ा सा जरूरी थी, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर कर दूँ। अब बात करें फिजिक्स के पेपर के सॉल्यूशन की, तो पेपर बहुत ज्यादा घुमा फिरा करके आया था, टफ बोल सकते हैं, क्वेश्चंस ऐसे कि आपको ना तो मास्टरमाइंड में मिलेंगे ना गाइड में मिलेंगे, मतलब मतलब कुछ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, ज्यादातर क्वेश्चन मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस जो ऐसे हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इंटरनेट पर भी सर्च करोगे वहां भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन भी मैं बता दूंगा। बाकी तो अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में देखो सिंपली अगर आपने देखना है, फर्स्ट नंबर से हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू से। तो फर्स्ट नंबर बात करें कि दिक स्थान में किसी बिंदु पर इकाई धनावेश द्वारा अनुभव किए जाने वाला स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। तो इसके आंसर की बात करें, का नंबर है इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों वैद्युत क्षेत्र। थर्ड इसका सही हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड नंबर खा नंबर है आवेश वाहकों की गतिशीलता म्यू का एसआई मात्रक आपको बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर एम स्क्वायर वी इनवर्स सेकंड इनवर्स। गा नंबर है किसी श्रेणी एलसीएल परिपथ में अनुनादी आवृत्ति निम्न में से किस प्रकार निर्भर करती है। गा नंबर है इसका सही आंसर हो जाएगा 1/रूट में एल सी। घ नंबर है निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग चिकित्सा विकास विज्ञान में कैंसर कोशिकाओं को समाप्त करने के लिए प्रयुक्त होती है। घ नंबर है इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा गामा किरणें। ठीक है, थर्ड नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। अड़ा नंबर है किसी वैद्युत परिपथ में मूल रूप में गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो इसका सेकंड आंसर सही हो जाएगा धारा को मापने के लिए। अगला प्रश्न है 4 नंबर, एक अवतल दर्पण की वायु में फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, जल में इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो 4 नंबर है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर, हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार किसी तरंग की ऊर्जा संचरण की दिशा कैसी होती है। तो इसका हो जाएगा आंसर तरंगाग्र के लंबवत। तो ये एमसीक्यूज कुछ ऐसे हैं जो मैंने आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी, लॉन्ग क्वेश्चंस में भी मिल जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन एमसीक्यू कैसे हैं जो हमने वैकल्पिक वाली भी आपको पीडीएफ दी है उसके अंदर मिल जाएंगे। बाकी के जो एमसीक्यूज हैं वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपको दिए हैं उसके अंदर ये मिल जाएंगे, बट आपको अगर वहां पर आपने पूरा डिटेल से पढ़ा तो वहां पे आपको ये कई क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। जहां नंबर है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे है रदरफोर्ड के सुझाव पर गाइगर तथा मार्सडन ने एक प्रकीर्णन प्रयोग किया, इस प्रयोग में उन्होंने, तो यहाँ पर कौन सी किरणें आ जाएंगी। तो जहां नंबर है इसका सही आंसर हो जाएगा अल्फा कणों की। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर देख लिया आपने। उसके बाद अगले प्रश्न पर लेके चलता हूं अगले। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका देखो ये जो है कथन और निष्कर्ष वाला, अभिकथन और निष्कर्ष। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप कौन सा लगा करके आए हैं। ठीक है, जैसे इसमें दे रखा है नाभिकीय बंधन बल नाभिक के भीतर प्रोटॉनों के बीच लगने वाले कूलाम प्रतिकर्षण बल पर आधिपत्य करता है। ठीक है, नाभिकीय बल कूलाम बलों की तुलना में अधिक प्रबल होते हैं। तो इसमें से आपका कौन सा झा नंबर और नंबर का जो आंसर सही है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, चालकों का प्रतिरोध अर्धचालकों से कम होता है, चालकों में चालन बैंड तथा संयोजक बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। इन दोनों का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट आपका है किसी एकांक धनावेश को अनंत से स्थिर वैद्युत, इसको मैं थोड़ा सा फुल स्क्रीन में ले लेता हूँ। आई होप बच्चों की वो आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो मार्क्स आप कैसे बढ़ा सकते हैं, और बाकी जो मार्किंग रहेगी इजी रहने वाली है, तो टेंशन फ्री रहना आप लोगों ने। प्रश्न आपका देखो, किसी एकांक धनावेश को अनंत से स्थिर वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया न्यूनतम कार्य क्या कहलाता है। तो इसका हो जाएगा विद्युत विभव हो जाएगा। फिर बायो-सेवार्ट नियम का वेक्टर रूप लिखिए। ये अब मैं आपको इधर साइड में दिखा भी चलता हूँ, और इसको हम कर लेते हैं छोटी स्क्रीन में, 2 स्क्रीन ले लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा बायो-सेवार्ट नियम का जो वेक्टर रूप है, ये आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन इधर, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य परिसर नैनोमीटर में कितना होता है।
तो ये आ जाएगा 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर हो जाएगा चौथे वाले का आंसर। पांचवा है क्वेश्चन नंबर 5 है यदि किसी अर्धचालक, और इसको मैं थोड़ा सा और साइज बड़ा कर लेता हूँ। इसमें है यदि किसी अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हॉलो की संख्या के बराबर है तो यह किस प्रकार का अर्धचालक है? तो ये हो जाएगा आंतरिक अर्धचालक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6 है कि 2.4 मीटर व्यास की किसी एक समान आवेशी चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर है, गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आपको इधर देखने को मिल जाएगा। तो इसको मैं फुल स्क्रीन में दिखा देता हूँ, बाकी जिन बच्चों को पूरा कंप्लीट देखना है वो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, या फिर जिन बच्चों ने इसको सॉल्व किया है तो आंसर आप लोग मैच कर सकते हैं। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व ये देखो, ये आपको ना मास्टरमाइंड ना फिर किसी एनसीईआरटी बुक में मतलब पूरा डिटेल में जाना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर को निकालने के लिए। तो ये आपने यहाँ पर देख लेना है, क्यू आवेश आ गया आपका 1.45 इंटू 10⁻³ कूलम। ठीक है, तो अगर आपका ये आंसर आया तो आपको यहाँ पर फुल मार्क्स मिल जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 900 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 100 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी? तो इसके आंसर को देख लेते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा आपका U इक्वल टू आ जाएगा 4.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ठीक है, जिन बच्चों का ये आंसर है आपको यहाँ पर फुल मार्क्स मिल जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका इसी के अथवा वाला जो है वो हमने यहाँ पर नहीं बताया है। ठीक है, उसको हमने छोड़ दिया है क्योंकि ऊपर एक क्वेश्चन आपको बताना था। बाकी जिन बच्चों ने नीचे वाला किया है तो आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ओम तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर 5.23 ओम है। जब तापमापी को किसी तप्त उष्मक में प्रविष्ट कराया जाता है तो प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध 5.795 ओम हो जाता है। उष्मक का ताप परिकलित कीजिए। और आप लोगों के लिए देखो मेहनत करके एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ताकि आप लोग आंसर मैच कर पाए। और काफी मेहनत लगती है बच्चों, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो की केमिस्ट्री की भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो, अगर टफ क्वेश्चन रहे जैसे अभी फिजिक्स और मैथ का रहा है तो कुछ नहीं कह सकता मैं। ठीक है, बाकी हमने अपनी तरफ से कोशिश की कि सारे जितने प्रीवियस ईयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार चांस है क्या एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारे हमने आप लोगों को वेबसाइट पर हमने आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करा रखे हैं। composer.com या फिर composer सर्च करके आप टॉप 30 क्वेश्चंस वाले ऑप्शन पर जाकर के क्लिक करके आप पीडीएफ ले सकते हैं वहां से, या फिर आप हमको व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेटेस्ट कोई भी वीडियो आ रही है क्लास 12 की, उसमें मैंने पूरी प्रोसेस बता सकते हैं, आप बता रखी कैसे आप पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, इसका आंसर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये आप यहाँ पर आप इसका कंप्लीट देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा T इक्वल टू आ जाएगा 345.65 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आंसर मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। 2 नंबर का क्या होता है जब एक दंड चुंबक को 2 खंडों में विभाजित किया जाता है, इसकी लंबाई के अनुदिश, इसकी लंबाई के लंबवत। तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा कि जब लंबाई के अनुदिश आ जाएगा और दूसरा इसका आ जाएगा लंबवत। ठीक है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर यहाँ पे दोनों आंसर दे रखे हैं, तो इसको आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है उस पर लेके चलता हूँ, प्रश्न नंबर आपका 10। इसमें कहा है आपसे कि 25 मेगाहर्ट्ज का एक शुद्ध प्रेरक 220 वोल्ट के प्रतिवर्ती धारा स्रोत से जुड़ा है। यदि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो परिपथ का प्रेरकीय प्रतिघात तथा वर्ग माध्य मूल धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। ये इसका आंसर आ जाएगा कंप्लीट 28 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, तो इसको आपने मैच कर लेना है। ये आपका देखो पीडीएफ से आ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अथवा करके, और इसको हमने छोड़ रखा है। नेक्स्ट अगला 11 नंबर की विस्थापन धारा किसे कहता है, विस्थापन धारा का सूत्र लिखिए। तो ये भी आपका देखो पीडीएफ से क्वेश्चन आया हुआ है। जिन बच्चों ने पीडीएफ परचेज की है तो आप ये क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। तो विस्थापन धारा क्या लिखना था, फिर उसके बाद आपका सूत्र लिखना था, सूत्र आपको नीचे दे दिया गया है, पढ़ सकते हैं आप यहाँ से। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वह है व्यतिकरण पैटर्न तथा एकल झिर्री विवर्तन पैटर्न में 2 अंतर लिखने हैं। 2 अंतर लिखने थे, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप फर्स्ट नंबर ये पढ़ सकते हैं, उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ करके आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका अगला क्वेश्चन है वह है प्रश्न नंबर 13। यह दर्शाइए कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य इसके क्वांटम की दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के बराबर है। तो ये इसका आंसर आपने यहाँ से मैच कर लेना है, यानी बराबर दिखाना है आपको। तो यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू लैम्डा डैश इक्वल दिखा दिया है। सिंपल आपने इतना करना था और आपके यहाँ से 2 नंबर हो जाते। बट क्वेश्चन पेपर काफी टफ आया था, तो क्या ही कह सकते हैं, काफी घुमा फिरा करके भी क्वेश्चन आ रखे थे। बट टेंशन नहीं लेनी है, अभी हमारे पास इंप्रूवमेंट का है चांस। कम मार्क्स आएंगे, हम तैयारी करेंगे अच्छे से, और अच्छे से तैयारी कराएंगे आप लोगों की, तो काफी अच्छी परसेंटेज बन जाएगी, टेंशन नहीं लेनी है।
अगले पेपर को अच्छे से तैयार करना है। जो हो गया सो हो गया, नेक्स्ट पेपर को बहुत अच्छे से करके आना है। प्रश्न नंबर 15 है, तो ये क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन अगर बात करें नहीं मिला है, बट फिर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको पढ़ लेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, 14 क्वेश्चन शायद छूट गया है। आप ये 14 क्वेश्चन कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक को परिभाषित कीजिए, परमाणु द्रव्यमान का यथार्थ मापन किस उपकरण द्वारा किया जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, आप इसको यहाँ से पढ़ लेंगे। ठीक है, मापन कैसे करते हैं वो आप यहाँ पे कंप्लीट पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 14 का आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर नहीं मिला, अगर आपको मिला है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लेंगे 88 64 84 25 47, इस पर आप मुझे भेज देंगे। एक शॉर्ट वीडियो में मैं इसका आंसर आप लोगों को अलग से दे दूंगा। ठीक है, ऐसी नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, इसका आंसर भी नहीं मिला है। अगर किसी बच्चे के पास है तो आप लोग मुझे, अभी मैंने व्हाट्सएप नंबर बताया, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे को जरूर इसका आंसर भेज दीजिएगा। शॉर्ट वीडियो में आपको इसका आंसर अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। अगला है प्रश्न नंबर 17। इसमें आपसे कहा है कि एक कण जिस पर क्यू आवेश है, ठीक है, एक कण है जिस पर क्यू आवेश है, जिसका द्रव्यमान m है, v वेग से गतिमान है, यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र b में प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 हो गया, इसका देख लेता हूँ। बी में प्रवेश करता है और उसके बाद जिसकी दिशा कण के वेग की दिशा के लंबवत दर्शाई की है, कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या का सूत्र लिखिए। 3 नंबर का प्रश्न आ रखा है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो ये वाला आपका कंप्लीट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम दिशा क्या, पश्चिम वायस। तो एक ही आपका इसका कंप्लीट, देखो इसको मैं फुल स्क्रीन में ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 का ये आंसर आपको दिया गया है, यहाँ से आपने इसका कंप्लीट देखना है। और ये शायद आपका क्वेश्चन नंबर इससे ऊपर कौन सा था, 15, हाँ सॉरी 15 नंबर जो मैं आपको बता रहा था, क्वेश्चन नंबर 15 जिसका सॉल्यूशन नहीं मिला, तो ये आपका उससे मिलता जुलता है। अगर आप चाहें तो इसको एक बार पढ़ सकते हैं, जो जो बच्चे थोड़ा बहुत रिलेटेड करके आए हैं उसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये नोट्स में जो बच्चों को मैंने करा रखा है वहां से इसकी फोटो ली है। ठीक है, उसका नेक्स्ट जो अभी 17 नंबर दिखाया मैंने, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर वो आप यहाँ से कंप्लीटली देख सकते हैं। ठीक है, तो ये उसका आंसर है, आर इक्वल टू आ जाएगा एम बी अपॉन क्यू बी। ठीक है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या की जो बात हो रही थी यहाँ पे। और उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको लेके चलता हूँ, ये आपका 17 नंबर हो गया। उसके बाद 18 नंबर है। 18 नंबर है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ तथा लोह चुंबकीय पदार्थ एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किस प्रकार व्यवहार करते हैं। तो ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। पीडीएफ में मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ, प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय वाला ना। तो ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, पीडीएफ में मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ। और कौन सी पीडीएफ में, लॉन्ग वाली में मिल जाएगा, दिखाता हूँ इसको। तो ये सामने आपका इसका आंसर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि परमाणु मॉडल के आधार पर प्रतिचुंबकीय की व्याख्या कीजिए, या फिर परमाणु मॉडल के आधार पर अनुचुंबकत्व की उत्पत्ति, फिर या फिर प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय और तथा लोह चुंबकीय पदार्थों में परमाणु की व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये अंतर भी पूरा डिटेल में आपको दे रखा है। और ये क्वेश्चन आपका देखो आ रखा है 3 नंबर में, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर नीचे पूरा कंप्लीट में हमने आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा रखा था। तो ये जो जितने व्हाइट पेज वाले हैं वो सारे हमारी पीडीएफ से क्वेश्चन आ रखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है उसको लेके चलता हूँ आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके बच्चों एग्जाम में आया हुआ है, इसी के अथवा में आ रखा था चुंबकन, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय प्रवृत्ति। तो इनका आंसर देख लेते हैं। इनको मैं वापस छोटी स्क्रीन में ले जाता हूँ, 2 पेज में चेंज कर लेते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट नंबर पे है ये रहा आपका चुंबकन। ठीक है, चुंबकन किसे कहते हैं ये आप यहाँ से देख लेंगे। फिर उसके बाद है आपका चुंबकन तीव्रता या फिर चुंबकीय तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म, ये आपका हो गया खा नंबर का आंसर। उसके बाद नेक्स्ट था आपका गा नंबर चुंबकीय प्रवृत्ति। ये तीनों का आंसर आपका यहाँ पर अथवा वाले भी हमने दे दिए हैं। तो ये हमारी पीडीएफ से नहीं आ रखे हैं, बट जिन बच्चों ने इसका सॉल्यूशन किया है तो उनके लिए यहाँ पर हमने सॉल्यूशन दे दिया ताकि वो लोग मैच कर पाए। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें आपसे कहा है 19 में कि कोई, इसको मैं फुल स्क्रीन में ले लेता हूँ। कोई प्रकाशपुंज किसी बिंदु P पर अभिसारित होता है, कोई लेंस इस अभिसारी पुंज के पथ में बिंदु P से 12 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है। प्रकाशपुंज किस बिंदु पर अभिसारित होगी यदि यह लेंस 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है। तो इन दोनों का सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। जो बच्चे इन्होंने, जिन बच्चों ने उसको अटेम्प्ट किया है, तो यहाँ पे आप ए नंबर पर देख पा रहे हैं। जब कितना आपके पास 20 है, ठीक है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर तब। और उसके बाद नेक्स्ट जब आपके पास कितना है, बी नंबर यानी 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो किस बिंदु पर होगा वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं।
तो ये आपका कंप्लीट यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया गया है। ठीक है, उसका नेक्स्ट इसी के अथवा में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 60 डिग्री अपवर्तन कोण के प्रिज्म के फलक पर किसी प्रकाश किरण को किस कोण पर आपतित कराया जाए कि इसका दूसरे फलक से केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.524 है और आपको साइन 41 डिग्री दे रखा है 0.65 और ये इसमें पूरा दे रखा था। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मैं इधर दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया इसका इसका कंप्लीट आंसर। ठीक है, तो ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन था और शायद आप लोग का 4 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ था। जिन बच्चों ने इसको सॉरी 3 नंबर में याद रखा है, जिन बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया तो इसका आंसर आप लोग यहाँ से मैच कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। अगला प्रश्न है हाइगेन्स सिद्धांत का उपयोग करते हुए समतल तरंगों के अपवर्तन को समझाइए। तो प्रश्न नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 के अगर हम आंसर की बात करें तो ये आप देख सकते हैं पूरा आ रखा है, पीडीएफ से क्वेश्चन आ रखा है। तो मैं जैसे स्टार्टिंग में बोल चुका हूँ कि 17 में से लगभग 35 से 40 नंबर का क्वेश्चन नंबर जो है, मतलब क्वेश्चन के आंसर जो है वो हमारे पीडीएफ से आ रखे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन अगर आप देखेंगे भले ही कितनी ही आप लोगों ने तैयारी की होगी, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ आ रखे थे, घुमा फिरा करके पेपर आ रखा है। तो अगर जो बच्चा अच्छे से तैयारी करके गया था पीडीएफ से तो वो आराम से इसमें से 50-60 नंबर का कर सकता था, अगर बहुत अच्छे से तैयारी करके गया था, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी घुमा फिरा करके पूछे गए थे। तो ये हाइगेन्स का सिद्धांत हो गया तरंग संचरण का, इसको आपने देख लेना है, कंप्लीट यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अगला इसी के नेक्स्ट जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये भी हमारे पीडीएफ से क्वेश्चन आया। देखो हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल की परिकल्पना लिखनी है, तो ये आपका यहाँ पर इसका पूरा आंसर दिया गया। मैं फुल स्क्रीन में दे देता हूँ आपको इसको, ताकि आप आराम से इसको देख पाएं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी हमारे पीडीएफ से आ रखा है, और देखो लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा आप लोग देखेंगे कि पीडीएफ से ही आए हैं। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन था अथवा वाला है कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए तथा इसके द्वारा प्रकाश विद्युत प्रयोग में प्रकाश विद्युत धारा पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा तीव्रता के प्रभाव को समझाइए। तो ये कंप्लीट आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है आइंस्टीन का, तो आप यहाँ पे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके पीडीएफ से ही क्वेश्चन आ रखे हैं जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन नंबर 22 जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कुछ क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन जो हमको मिले ही नहीं, जिनका आंसर हमने बहुत ढूंढा। तो 22-23, ठीक है, ये 22 और 23 दो क्वेश्चन है जिनका आंसर मिला ही नहीं है। तो इसको अगर आप लोगों को मिला है तो आंसर आप लोग मुझे जरूर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करेंगे 88 64 84 25 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और केमिस्ट्री सब्जेक्ट और इंग्लिश सब्जेक्ट की पीडीएफ अवेलेबल है, और जो बच्चे लेना चाहते हैं आप हमको व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट वेबसाइट से भी आप जाकर परचेज कर सकते हैं composer.com, या फिर कंपोजर सर्च करके। तो जैसे 23 और 24 का सॉरी 22 और 23 का नहीं मिला, 24 नंबर का मैं दिखा देता हूँ। 24 नंबर में आपसे कहा है कि बिंदु आवेशों के किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। निम्न चित्र में दर्शाए गए 3 बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, यानी Q1 Q2 Q3 के लिए आपने क्या निकालना है, सूत्र व्युत्पन्न करना है। तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो ये आप यहाँ पे इसका कंप्लीट देख पाएंगे। पहले तो आपने डेफिनेशन लिख देनी है, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्थितिज ऊर्जा Q1 Q2 Q3 कंप्लीट। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट आपका डेरिवेशन आ गया है। उसी उसके बाद नेक्स्ट आपका इसी के अथवा में क्वेश्चन था शायद, संधारित्र किसे कहते हैं। तो संधारित्र भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, बट जो हमने नोट्स बना रखे हैं और यहाँ पे आपको हमने दे दिया है। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, बट उनका कंप्लीट आपको सॉल्यूशन यहाँ पे संधारित्र में मिल जाएगा। और संधारित्र के आगे ही आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि 3 तरह के क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे गए हैं, तो संधारित्र प्लेट से रिलेटेड जो था क्वेश्चन वो उसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, विशेष स्थिति आपको दे रखी है फर्स्ट, उसके बाद सेकंड नंबर, और उसके बाद फिर आपका, ठीक है, यहाँ पर आपका थर्ड नंबर मिल जाएगा। तो आपका कंप्लीट इसका आंसर दिया गया, ये आपका थर्ड वाला हो गया। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होता है। ये देखो ये आपकी पीडीएफ में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। 4 नंबर का रखा है, हाँ 4 नंबर का क्वेश्चन आ रखे हैं, 4 नंबर आपको पीडीएफ से मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है इसके प्रश्न नंबर 25, N1 तथा N2 अपवर्तनांक के दो माध्यमों को अलग करने वाली गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित करना है। तो ये क्वेश्चन भी काफी मेहनत के बाद मिला है, तो इसका आंसर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जिन बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया है। यहाँ से आपका स्टार्ट होगा सॉल्यूशन N2 माइनस N1 अपॉन में R इक्वल टू N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट इसका सॉल्यूशन आप लोग आंसर मैच कर सकते हैं जो बच्चे करके आए हैं। ठीक है, ये आपका इसका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है।
ठीक है, तो ये लास्ट में आपने जो प्रूफ करना था। उसके बाद नेक्स्ट अगला और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी एक लास्ट जो आपका है वो मिला नहीं है, 26 नंबर है। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, तो यहाँ पे आप ये एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर था कि एम्पियर के परिपथीय नियम और बायो-सेबार्ट के नियम के बीच में जो जो दोनों नियम है, इनमें मुख्य अंतर क्या है? तो यहाँ पर हमने सिंपली आपने दोनों डेफिनेशन लिख के आ जानी थी। एम्पियर का परिपथीय नियम लिख दिया आपने, इसके बाद बायो-सेबार्ट का परिपथीय नियम, बायो-सेबार्ट का नियम लिख दिया। ठीक है, तो बस ये दोनों नियम लिख कर के आ जाने थे, तो यहाँ पे आपको ईज़िली मार्क्स मिल जाते। एक-एक नंबर। और जो लास्ट वाला 2 ये का नंबर रह गया, इसका आंसर नहीं मिला है। बाकी अगर आप बच्चों को मिला है, क्योंकि टाइम कम था, सॉल्यूशन की वीडियो भी देनी थी, तो इसलिए जितने क्वेश्चंस जल्दी-जल्दी में मिल पाए, मैंने सभी के क्वेश्चन को एक इकट्ठा किया, एक पीडीएफ में उनको कन्वर्ट किया। आप लोगों के लिए सॉल्यूशन वीडियो आ गई। बाकी अब परेशान नहीं होना है, रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि आप लोग अभी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपने फाइनल मार्कशीट में। ये आपके फाइनल रिजल्ट नहीं है। बैक पेपर दे सकते हैं, इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना स्टार्ट हो चुके हैं। बाकी जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं, डायरेक्ट वेबसाइट से भी ले सकते हैं, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।